बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम इन द ट्रेडिशनल मेथड, कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल मेथड, प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, कैलकुलेट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इन द सर्विस इंडस्ट्री डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टारगेट कॉस्टिंग का। तो क्वेश्चन है ए कंपनी का। तो ए कंपनी क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं कंपनी हैज डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट का नाम है NP8। इट करंटली एस्टिमेट दैट इन द करंट मार्केट द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड फॉर $70 प्रोडक्ट सोल्ड फॉर $70 per unit. The gross profit margin of at least 30%। हमने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट कौन बताता है? हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए इसके ऊपर। सेलिंग प्राइस what is required, the cover administration and marketing overhead and to make the acceptable level of profit. A cost estimation, तो नीचे study has produced the following estimate of the production cost for the NP। अब ये कॉस्ट आइटम दिए हैं, उस पे एक M1 प्रोडक्ट है, M2 प्रोडक्ट है, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे आते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है कि कैलकुलेट करें प्रोडक्ट कॉस्ट गैप, टारगेट कॉस्ट गैप। तो देखिए ये हमारे पास कॉस्ट गैप का पैटर्न होता है। हम सबसे पहले एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लेते हैं, उसमें से रिक्वायर्ड प्रेफर लेस करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। और फिर हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो हमारे पास M1, M2, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड के नेम से थी वो लेंगे। टारगेट कॉस्ट में से जब एक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम लेस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट गैप आ जाता है। तो डेटा पुट करते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमें सेल प्राइस उसने दी हुई है, सेल प्राइस 70 दी हुई है। तो हम यहाँ पर सेल प्राइस पुट करते हैं $70 आगे। प्रॉफिट मार्जिन उसने दिया हुआ है 30% ऑन सेल प्राइस। तो जब इसका 70 का हम 30% ले लेंगे, 70 का 30% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 21। तो 70 में से 21 लेस करेंगे तो हमारे पास टारगेट कॉस्ट गैप आ गया $49। $49 मीन क्या, अब हमारे पास टारगेट कॉस्ट है कि हमें अपना प्रोडक्ट इसी कॉस्ट के अंदर रहते हुए पूरा करना है। बट हम फिर उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले हमारे पास मटेरियल M1 है, उसने बताया 9 पर यूनिट है। तो ये तो इजीली कैलकुलेट हुआ 9 पर यूनिट। तो M1 यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद M2 है। अब M2 के लिए उसने क्या दिया हुआ आगे, M2 के लिए उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो रीड आउट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो कहता है ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट NP8 विल रिक्वायर 3 मीटर ऑफ मटेरियल M2 कि मटेरियल M2 3 मीटर लगता है एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। बट देयर विल बी लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ द मटेरियल यूज। मटेरियल M2 कॉस्ट 1.8। इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग 1 का। तो यहाँ पर हम वर्किंग 1 करते हैं, वर्किंग 1 कर लेते हैं। ये किस चीज़ की है? M2 की। अब वर्किंग 1 में देखें और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है मटेरियल के बारे में कि एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 मीटर चाहिए। बट वो कहता है जब यूज़ करते हैं तो 10% जो है वो लॉस हो जाता है। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है मटेरियल की कि हम इनपुट करते हैं मटेरियल, हमेशा इनपुट जब करते हैं तो उसमें से कुछ हमारे पास लॉस हो जाता है और बाकी से हमारी आउटपुट बन जाती है। मसलन एग्जांपल देता हूँ, आप कपड़ा लेके आते हैं, कपड़े की कटिंग करते हैं, कुछ कंट्रियों में वेस्ट हो जाता है और कुछ से फिर आपकी शर्ट स्टिच हो जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप जितना कपड़ा लेके आते हैं वो सारे की सारी शर्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज निकल आती है। अब यहाँ पर उसने ये बताया हुआ है कि एक शर्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 मीटर चाहिए, ये 3 मीटर कपड़ा चाहिए। बट आपका लॉस हो जाता है 10%। तो 10% वो कहता है लॉस हो जाता है। और लॉस किसका होगा? हमेशा इनपुट का। अगर वो बताया नहीं होगा तो इनपुट, क्योंकि आप कपड़ा लेके आते हैं उसमें से कंत्रियां उतरती हैं, शर्ट में से कंत्रियां नहीं उतरती। तो इनपुट, तो इसका मतलब है इनपुट हमेशा जिसकी बेस पे परसेंटेज आ रही होती है वो हमेशा 100% होता है। और अगर 100% मटेरियल पुट करते हैं 10% लॉस हो जाता है तो बाकी कितने परसेंट रह जाता है? 90%।
और ये 90% हमारे पास जो है वो 3 मीटर है कि 3 मीटर लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो देखें जो हम कॉस्ट पे करते हैं प्रोडक्शन की, वो हम इनपुट के ऊपर पे करते हैं रेदर देन के आउटपुट के ऊपर। मतलब कंपनी एक शर्टें बना के स्टिच करके सेल आउट करती है, तो जितना कपड़ा खरीद के लाएंगे उसके ऊपर पेमेंट करनी है, जितना शर्टें बनेगी उसके ऊपर पेमेंट नहीं करनी। अब वो कहते हैं एक शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर चाहिए, लेकिन 10% ज़ाया हो जाता है, इसका मतलब हम खरीद के 3 मीटर से ज़्यादा लाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इस तरह कोई एक इक्वेशन बने, जिस तरह ये एक परसेंटेज में इक्वेशन बन गई और कोई किसी एक की वैल्यू हमें गिवन हो, तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू गिवन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ गिवन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड से हम अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें रिक्वायर्ड है कि इनपुट कितना है, गिवन के हमारे पास 3 मीटर और उसकी परसेंटेज कितनी है 90, और जो रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज कितनी है 100। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि हमें टोटल कितने मीटर चाहिए। तो हमें तो यहाँ पर मीटर नहीं, हमें वैल्यू कॉस्ट पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें इसमें कॉस्ट दी हुई है, उसने कहा कि जो मटेरियल की जो कॉस्ट है 1.8 पर मीटर है। तो यहाँ से ये हमारे पास मीटर आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे $1.80 से। तो हमारे पास ये कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी 6। तो ये 6M2 की कॉस्ट आ गई। तो ये 6M2 की है। यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ पर वर्किंग वन में M2 आ गया हमारे पास 6। उसके बाद हमें डायरेक्ट लेबर को रीड आउट करना है। तो डायरेक्ट लेबर को रीड आउट करें तो उसमें भी इंफॉर्मेशन दी है, कहता है ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विल रिक्वायर्ड 0.50 आवर्स ऑफ द डायरेक्ट लेबर। कहता however it is expected that there will be unavoidable idle time equal to 5% of total labor time paid for। अब यहाँ पर भी देखें कि आइडल टाइम क्या होता है। आइडल टाइम हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर कॉस्ट पे कर रहे होते हैं लेकिन हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो उसको हम आइडल टाइम कहते हैं। वो कहता है एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए 0.5 आवर्स चाहिए, मीन 30 मिनट चाहिए। तो 0.5 आवर चाहिए एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब है आप लेबर को 0.5 आवर से ज़्यादा के लिए बुलाएंगे, क्योंकि जब वो काम करने लगता है तो उसमें से 5% तो टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 इससे ज़्यादा टाइम के लिए लेबर को बुलाना है कि अगर 5% टाइम वेस्ट भी कर दें तब भी हमारे पास 0.5 रह जाए। तो उसके लिए भी फिर हम यही करते हैं, क्योंकि हम लेबर को पे करते हैं जितनी देर के लिए उसको हायर किया होता है। तो इसको हम क्या देते हैं, ये वर्किंग 2 है हमारे पास, ठीक है। वर्किंग 2 यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं वर्किंग 2। तो वर्किंग 2 में हम क्या करते हैं, यूनिट लेबर को हायर करते हैं, उसको हम बेसिक आवर्स कहते हैं या पेड आवर्स। उसमें से कुछ आइडल टाइम हो जाता है और बाकी जो होता है आपका वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, ठीक। अब वो वर्किंग आवर्स के लिए उसने बोला है कि एक यूनिट बनाने के लिए 0.50 चाहिए, और साथ ही बोल दिया कि 5% आइडल टाइम है बेसिक, जितनी देर के लिए आप लेबर को बुलाएंगे। तो ये 100%, इसका मतलब वर्कर 95% काम करेगा और वो 95% 0.5 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने तो पेमेंट करनी है इस टाइम की, तो इसके लिए फिर हम यही इसी तरह का फार्मूला यूज करेंगे। तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू गिवन दिया हुआ 0.50 डिवाइड बाय 95% मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा कि हमें कितनी देर के लिए लेबर को बुलाना है। और लेबर का रेट भी यहाँ पर दिया हुआ था, लेबर पेड इन 19 पर आवर। तो हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आगे, इसको हमने फर्दर, क्योंकि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे $19 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा $10। तो ये आ गया हमारे पास वर्किंग 2 का $10। तो ये वर्किंग 2 आ गई और इसका बन गया हमारे पास $10। अब आ जाती है हमारे पास वर्किंग 3 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में कहता है it is expected that production overhead will be absorbed into the production cost at the rate of $60 per labor hour। देखिए हमने जब लेबर का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था 6 बेसिस यूज हो सकती हैं और उनमें एक जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स थी। तो उसने कहा $60 डायरेक्ट लेबर आवर्स।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन से लेबर आवर्स पे, जितनी देर उसने काम किया है ये जो लेबर आवर्स हैं इसको लेना है, या जितनी देर हम पेमेंट कर रहे हैं ये लेना है। तो देखें आगे कहीं बताया होगा उसने, तो कहता है फॉर ईच एक्टिव आवर्स, ईच एक्टिव आवर्स मतलब जितनी देर काम किया, आइडल टाइम के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी है, ओवरहेड आर नॉट अब्सॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ द आइडल टाइम। तो भाई काम कितनी देर किया हमें 0.5 आवर्स, यहाँ पर मेंशन भी हुआ था 0.5 आवर्स, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वर्किंग अगर हम करना चाहते हैं इसकी वर्किंग लिख लेते हैं यहाँ पर वर्किंग 3। तो वर्किंग 3 में हमने क्या करना था, वर्किंग 3 में ओवरहेड्स हैं, तो ओवरहेड्स के लिए क्या है सिंपल, तो उसने कहा था $60 है और मल्टीप्लाई करना है, टाइम क्या था 0.5 आवर्स, तो $60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $30, तो ये हमारे पास ओवरहेड आ गए। ये वर्किंग 3 में हमारे पास ओवरहेड आ गया $30। अब अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें कि हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, तो इन चारों को सम अप करें तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई $55। अब ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है और ये हमारे पास दी हुई है टारगेट कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में से जब टारगेट कॉस्ट को निकाल देते हैं तो हमारे पास नीचे क्या आ जाता है कॉस्ट गैप। तो हमारे पास 55 में से 49 को लेस करें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है $6। अब ये $6 हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट गैप है। कॉस्ट गैप का मतलब है कि हमें ये गैप ख़त्म करना है, क्योंकि हमें 55 की जगह पर $49 के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अगर 49 के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, अदरवाइज हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।